चलिए बच्चों, आज की इस क्लास पे हम लोग देखेंगे ध्वनि के बारे में समझेंगे। तो आज इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो साथी जो बच्चे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि मैं इसमें अभी थ्योरी का पोर्शन बताऊंगा, इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए लिखा है यहाँ पर बच्चों ध्वनि। ठीक है, ध्वनि की इंग्लिश होती है साउंड। जैसे देखो, फ़ोन का बजना, कुत्ते का भौंकना, बादलों का गरजना, टेलीविज़न से प्रसारित कार्यक्रम आदि को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं बच्चों। ठीक है, जो भी आसपास अपने आप ध्वनि देखते हैं, जैसे शादियों में डीजे बजाया जाता है, या किसी प्रकार से जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो वो भी क्या है? वैज्ञानिक की भाषा में क्या है? ध्वनि है। ठीक है, अब ये कैसे होता है तो इसको देखो। ध्वनि कंपन एवं तरंग। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होता है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है बच्चों? कंपन से उत्पन्न होता है। जैसे आपको पता है कि जब आप स्कूल में पढ़ते रहे होगे तो जब घंटी लगाई जाती होगी तो एक कंपन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उस ठोस में कंपन होता है, जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तथा तरंग के रूप में चलती है, और वो तरंग के रूप में चल के हमारे कानों तक पहुँच जाती है। किसी माध्यम में विक्षोभ, हलचल के संचरण को तरंग गति कहते हैं। तो उस माध्यम में जहाँ पर घंटी बजाया गया वहाँ से वो तरंग चली, विक्षोभ हुआ, उसके जो माध्यम है वायु, उसमें क्या हुआ? विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से वो तरंग चल के हमारे पास पहुँच गई। तरंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तरंग मुख्यतः कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की होती है। तो तरंग यहाँ पर टू टाइप्स का होता है, दो तरीके से होता है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग कैसे होता है? जैसे देखो, इसमें क्या होता है? इसमें कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है, जो इसमें होती है, जो इसमें कंपन की दिशा जो होती है वो तरंग की गति, मान लो तरंग की गति इधर बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है, इधर से बढ़ रही है, ठीक है, इधर बढ़ रही है, तो इसके जो कंपन करने की दिशा होती है वो कैसे होती है? लंबवत होती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे होती है, इस प्रकार से लंबवत होती है। ठीक है, लेकिन अनुदैर्घ्य में क्या कहता है? इसमें कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के अनुदिश होती है। इसमें कंपन की जो दिशा होगी वो कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के अनुदिश होगी। देखो, जैसे यहाँ पर ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये देखो ऐसे ऐसे गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो बच्चों, तरंग जैसे आपको जानना है कि तरंग, तो कभी कभी आप देखना, जब डीजे बजाया जाता है तो कोई कोई लोग मतलब एक प्रकार का साउंड निकालते हैं, जिसमें से क्या होता है? एक मतलब कंपन के तरीके, जैसे आसपास की चीज़ें हिलने लगती हैं, तो क्या हो जाता है? वो कंपन की वजह से होता है ना, वो कंपन की वजह से जिसकी तरंग आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग। तो ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ये एक केचुआ के मॉडल में चलती है। केचुआ के मॉडल मतलब कैसे? जैसे देखो, ये एक बार आगे बढ़ी, फिर ये पीछे से अपने आप को सिकोड़ता है, फिर ये आगे बढ़ता है, फिर ये सिकोड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये अनुदैर्घ्य तरंगे आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंगे एक बार ऊपर गई, फिर ये नीचे गई, सांप के तरीके से आगे बढ़ती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब देखें, जो अनुप्रस्थ तरंगे होंगी वो क्या? वो ठोस के ऊपर चल सकती हैं, द्रव के ऊपर चल सकती हैं। लेकिन जो ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, वो गैस में नहीं चल सकती हैं। गैस में कैसे चलेंगी? ये द्रव के ऊपर चल सकती है, ठोस में चल सकती है। ठीक है, जो गैस में चलती है वो कैसी तरंगे चलेगी? अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस में के अंदर भी, द्रव के अंदर भी और गैस के अंदर भी चल सकती है। ठीक है, इसके बाद समझेंगे आवृत्ति। इसके बाद समझेंगे आवृत्ति। देखिए, एक सेकेंड में पूरा किए गए चक्रों या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में पूरा किए गए चक्रों, जैसे एक सेकेंड में मान लो ये इतना ये सेकेंड ऐसे पूरा कर रहा है। ठीक है, ये एक सेकेंड में मान लो यहाँ से यहाँ तक पूरा करने में एक चक्कर ये लगाया, फिर एक चक्कर लगाया। मान लो एक सेकेंड में कितने ऐसे चक्कर लगाए? तो एक सेकेंड में पूरा किए गए चक्रों या दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, n बराबर चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। आवर्तकाल समझते हैं। देखें, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, एक चक्कर मान लो यहाँ से यहाँ पूरा करने में इन्होंने एक चक्कर ये आ गया। अब एक चक्कर ये पूरा किया तो यहाँ जो समय लगा उसी को हम क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे।
उसी को क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। ठीक है, या आवर्तकाल और आवर्तकाल को हम लोग टी से बताते हैं और आवृत्ति को एन से बताते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध होता है, एन बराबर होता है 1/t। ठीक है, जहाँ एन आवृत्ति और टी क्या होता है, आवर्तकाल। ठीक, तो इस तरीके से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों आयाम के बारे में समझते हैं। देखो लिखा है, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है बच्चों, आयाम कहलाता है। मतलब कंपन करती हुई वस्तु कितनी आगे तक बढ़ जा रही, कितना विस्थापन उसका हो रहा है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, आगे ही तो बढ़ना। ठीक है, या कितना दूरी कवर कर रही है, उसको क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। अगला हेडिंग देखिए, ध्वनि की प्रबलता। प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। वास्तव में ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, ये किस पे निर्भर करेगी, आयाम पर। जब कंपन का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न ध्वनियों की प्रबलता भी अधिक होती है। ठीक, अगला हेडिंग देखेंगे, तारतम्य। ध्वनि का वह गुण जिसके द्वारा हम मोटी, भारी या पतली तीखी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। उच्च तारतम्य वाली ध्वनि की आवृत्ति उच्च, निम्न तारतम्य वाली ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। ठीक है, जैसे तारतम्य का मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है कि किसी किसी की आवाज़ मोटी होती है और किसी किसी चीज़ की आवाज़ पतली होती है। जैसे लड़कियों की आवाज़ क्या होती है, पतली होती है, तो उनका तारतम्य जो होता है वो तारतम्य कैसा होगा बच्चों, उसका तारतम्य ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, उच्च तारतम्य वाली ध्वनि की आवृत्ति उच्च, निम्न तारतम्य वाली ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। उसका ध्वनि के प्रकार, अश्रव्य ध्वनि, यह 20 कंपन प्रति सेकेंड या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। देखो जो ध्वनि के प्रकार या अपश्रव्य जो तरंगे हैं, ये जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं ये तरंगे। ठीक है, इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। इस ध्वनि को जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है उस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, उसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। किंतु कुछ जंतु जैसे हाथी, कबूतर आदि सुन सकते हैं। ठीक है, श्रव्य ध्वनि क्या होती है, इन ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। यह 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती है। इसे श्रव्य परास कहते हैं। इस परास के बाहर की आवृत्ति की ध्वनि हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। यहाँ पर जो मनुष्यों के सुनने की जो ध्वनि होती है उसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ये मनुष्य की कानें जो होती हैं वो सुन सकती हैं। ठीक है, आवाज़ हम सभी लोग सुन सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य मतलब जो सुनने से बाहर है, यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, किंतु कुछ जंतु जैसे कुत्ता, चमगादड़ एवं डॉल्फिन मछली सुन सकती है। ठीक है, जो ध्वनि हम सब लोग नहीं सुन सकते हैं उस ध्वनि को ये कुत्ता और चमगादड़ एवं डॉल्फिन ये लोग सुन सकते हैं। तो पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसमें पूछा जाएगा ध्वनि का संचरण। यहाँ पर देखो लिखा है, ध्वनि का संचरण। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम, ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि का देखो यहाँ पर ध्यान दो बच्चा, ध्वनि की जो संचरण होती है मतलब यहाँ पर ठोस, द्रव एवं गैस, जो कि मैंने अभी पहले बताया। ठीक है, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, मतलब जहाँ पर निर्वात है, जहाँ पर वायु नहीं है, गैस नहीं, वहाँ पर ध्वनि नहीं जा सकता है। ठीक है, ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक, ये भी ध्यान देंगे। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में सबसे कम होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332, इसको भी ध्यान रखने वाली बात है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और वायु में प्रकाश की चाल भी हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में, प्रकाश में। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन, किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का उसी माध्यम में वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का उसी माध्यम में वापस आना क्या कहलाता है, ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि परावर्तन आपने प्रकाश में भी कल पढ़ा था कि परावर्तन क्या होता है, मतलब हमारी आवाज़ किसी चीज़ से टकराकर वो वापस आ जाए तो उसी को ही परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की भांति ध्वनि भी परावर्तन नियमों का पालन करती है। यहाँ देखो ये भी यही लिखा भी है,
सभी पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता है। धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक है, जैसे थर्मोकोल, कार्क, कपड़ा आदि ध्वनि के अवशोषक हैं। ये सभी लोग क्या हैं? अवशोषक हैं बच्चों, ठीक है। ये सभी लोग क्या है? अवशोषक। अर्थात अगर ये चीज़ यहाँ कहीं पर रखी है तो ध्वनि कितनी भी देर से बोला जाएगा तो वो सब उसको अवशोषित कर सकती हैं, ठीक है। प्रतिध्वनि देखो क्या होता है, किसी परावर्तक तल से ध्वनि का टकराकर दोबारा सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तित तल की दूरी कम से कम 16.6 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे हम कोई बात बोले, वो एक बार तो सुनाई दे, उसके बाद भी दोबारा सुनाई दे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि कहेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। देखिए लिखा है गूंज। गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है, ठीक है। गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। जैसे आप लोग साउंड देखे होंगे शादी विवाह में कि कभी कभी बोला जाता है कोई चीज़ कि हेलो, तो फिर बोला जाता है हेलो 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 हेलो, ऐसे आता है आवाज़, तो वो क्या होती है? वो गूंज होती है। वो क्या होती है? गूंज होती है, ठीक है। प्रतिध्वनि के उपयोग देखो यहाँ पर लिखा है, जल में स्थित वस्तु की गहराई ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है प्रतिध्वनि का जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करने के लिए, चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने के लिए, कीड़ों द्वारा भोजन की खोज, उसका समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने के लिए। इसमें समुद्र में पनडुब्बी या कोई भी समुद्र में कहाँ पर है उस चीज़ को बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। लकड़ी, जल, वायु, निर्वात, इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? तो किस में ध्वनि गमन कर सकती है? जल में ध्वनि गमन कर सकती है, वायु में और लकड़ी में भी ध्वनि गमन कर सकती है। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर हमको ये वाला बी वाला दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता यहाँ पर निर्भर करेगी बच्चों, यहाँ पर आयाम पर, इसके आयाम पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखेंगे यहाँ सवाल दिया हुआ है 8वां, कथन दिया हुआ, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समान तथा समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। कारण है, प्रकाश सभी माध्यम में संचरित हो सकता है परंतु ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है। सही बात है। तो यहाँ पर यहाँ कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये बी वाला सही ऑप्शन होगा, ये बी वाला सही ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर, पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है। तो पराश्रव जिसे हम नहीं सुन सकते, तो 20,000 के ऊपर हो जाएगी। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि तथा प्रकाश तरंगे दोनों ही संचरित हो सकते हैं। निर्वात में तो ध्वनि नहीं जा सकता है, वायु में, ये वाला हो जाएगा वायु में, ठीक है। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ठोस, द्रव, गैस व निर्वात में संचरण कर सकती है, निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। इसकी तीव्रता, प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। सही है। मानव कानों के लिए इसकी श्रव्य आवृत्ति, ये भी सही है। तो कथन 2 और कथन 3 सही है, ये बी वाला सही हो जाएगा, ठीक।